हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पीएच स्केल्स के बारे में पढ़ाया था, उसी में हम आगे फॉरवर्ड करते हैं और आज पीएच स्केल्स का करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लगाएंगे और इसमें एक आता है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, कि अम्लीय वर्षा का रीज़न क्या होता है उसको स्टडी करेंगे। और इस लेक्चर में हम आपका जो एसिड्स और बेस वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर देंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो एक क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस में कराया था कि प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि पीएच स्केल, कि पीएच स्केल किसके क्या होता है। तो पीएच स्केल का मेनली क्या था कि पीएच स्केल पे हम अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं। उसके आधार पर हम बताते हैं कि उसमें जो वैल्यूज़ दे रखी होती हैं उनको हम पीएच वैल्यूज़ कहते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। जैसे कहीं पीएच वैल्यू आपको 5 दे रखी है तो हमने बताया था कि जो 7 से बिलो वाले जो होते हैं या जिनकी वैल्यू 7 से कम होती है, ऐसे विलयंस को जिनका पीएच मान 5 यानी कि 7 से कम है उनको हम अम्लीय विलयन कहते हैं, और जिनका 7 से अधिक होता है उसको हम क्षारीय विलयन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो पीएच स्केल को किसके द्वारा दिया गया था, कि पीएच स्केल को किसके द्वारा दिया गया था। दिया गया था तो ये जो आपका इसका ऑप्शंस रहेगा सोरेनसेन, यानी जो पीएच स्केल्स का कहें कि आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था सोरेनसेन ने। इसको इन्होंने 1924 में दिया था, बट इसका जो वर्क स्टार्ट किया था उन्होंने पीएच स्केल्स का वो 1909 में स्टार्ट किया था, पर इसको कंप्लीट करते करते क्या हो गया 1924 में ही कंप्लीट हुआ। इसको फाइनलाइज कहा कि जो पीएच स्केल्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि पीएच स्केल को किसके द्वारा दिया गया था या पीएच का आविष्कार किसने किया था, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। तो उसमें आपका जो ऑप्शंस रहेगा वो रहेगा सोरेनसेन। इन्होंने 1924 में इसका आविष्कार किया था। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ रखा है और ये भी पूछा जाता है कि पीएच स्केल किसको प्रदर्शित करता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि पीएच स्केल्स की वैल्यूज क्या होती है। नेक्स्ट हम ये पीएच स्केल्स का रहा एसिड बेस का। एक कॉन्सेप्ट आता है आपका अम्लीय वर्षा, कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, किसके कारण वर्षा अम्लीय कहलाती है, और अम्लीय वर्षा से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण कौन ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो इसको पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट ये पढ़ते हैं आपका अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा मैं इसे क्षारीय वर्षा भी कह सकता था, मैंने इसे अम्लीय वर्षा ही क्यों कहा। तो होता क्या है कि जो बारिश जो होती है, जब बरसात का सीजन स्टार्ट होता है या स्टार्टिंग्स की जो बारिश होती है, किसी भी जैसे बरसात का मौसम होता है उसकी स्टार्टिंग बारिश, सर्दियों की स्टार्टिंग बारिश या गर्मियों की स्टार्टिंग बारिश होती है, तो वो क्या होता है उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो स्टार्टिंग वाली बरसात होती है उसको अम्लीय वर्षा इसलिए कहा जाता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है, यानी पर्यावरण में प्रदूषण होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई सारी गैसें निकलती हैं। आपके जैसे मोटर वाहन है, गैस निकल रही है चिमनियों से, जो फैक्ट्रियों में चिमनियाँ लगी हुई हैं उनसे बहुत सारी गैस निकलती हैं। तो इससे जो एसिड रेन से क्वेश्चंस आता है कि जो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। क्वेश्चंस कैसे बनता है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आ रखा है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी होती है। तो इसके लिए जो ऑप्शंस आता है आपका
एक आता है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों ही गैसें आपका अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होती हैं। कभी कभी CO2 भी आता है इसमें, लेकिन जनरली क्या होता है CO2 तो इन्वायरमेंट में पाया ही जाता है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को करते हैं आउटटेक करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं छोड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि CO2 का जब लेवल्स बढ़ जाता है, जो परसेंटेज CO2 की जब इन्वायरमेंट में रिक्वायर्ड परसेंट से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब कभी कभी CO2 भी क्या हो जाती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड्स को हम बहुत कम पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के लिए दो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए ही गैस उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जब लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है इन्वायरमेंट में, तब ये उत्तरदायी होती है। और भी बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन जो मेनली हमें जो गैस पढ़नी है वो दो ही गैसें होती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आता है, अब होता क्या है कि ये मोटर वाहनों के धुओं में ये गैस पाई जाती हैं। चिमनियाँ हैं, जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनकी चिमनियों से भी यही गैस निकलती है। तो ये कैसे अम्लीय वर्षा में कन्वर्ट होती है? तो जब वर्षा होती है, क्योंकि वातावरण में ये गैसें पाई जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ये है। अब होता क्या है कि इसमें जब वर्षा होती है, तो वर्षा में क्या होता है, जल होता है। तो ये जल और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैसें आपस में रिएक्शंस करती हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सिमिलर NO2 भी H2O से रिएक्शन करके ये नाइट्रिक एसिड बनाती है HNO3। अब होता क्या है कि इन्वायरमेंट में ये है, और जब ये वाटर से रिएक्शंस करती हैं तो एक सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और एक ये नाइट्रिक एसिड बनाती है। और ये जो दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसकी वजह से जो हम कहते हैं कि वो एसिड रेन होती है, यानी कि अम्लीय वर्षा होती है। ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और ये वाटर से रिएक्शंस करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो क्वेश्चंस कभी कभी ये राइज हो जाता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के लिए मैंने कहा कि कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कभी कभी पूछ लिया था अम्लीय वर्षा जब होती है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कि किन अम्लों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो वो कौन कौन से अम्ल है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है और दूसरा नाइट्रिक अम्ल है। यहाँ पर आप जैसे कभी कभी क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने बताया था ये अकार्बनिक अम्ल हैं आपके, इसमें कहीं कार्बन नहीं है, इनको हम अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। और ये एसिड्स क्या होते हैं, इनकी जो अम्लीयता होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी अब इफेक्ट क्या होता है आपकी अम्लीय वर्षा का, कि अम्लीय वर्षा का प्रभाव, अम्लीय वर्षा का प्रभाव, इसमें हम देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है इसका। अम्लीय वर्षा के प्रभाव, इसमें सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है, जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनका रंग बदल जाता है। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है कि जो पत्थर यूज किया गया है या जो पत्थर प्रयोग किया गया है आपका ताजमहल बनाने में, उसका रंग क्यों फीका पड़ता जा रहा है, उसका रीजन क्या है। यानी कि जो ताजमहल का क्वेश्चन आता है कि जो ताजमहल के पत्थर का रंग जो चेंज हो रहा है उसका क्या कारण है, तो उसका रीजन है आपका एसिड रेन, अम्लीय वर्षा है। ऐसे ही इसी में क्वेश्चन राइज होता है, जैसे लाल किला है, उसका भी की जो चमक है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसका भी रीजन क्या है, आपके एसिड रेन ही है। ऐसा नहीं है कि ये ताजमहल और आपकी लाल किला को ही प्रभावित करता हो, आपकी खुद की जो बिल्डिंग्स है उसको भी प्रभावित करता है। यानी कि जो भी इमारत होती है उसके लिए ये उसका कलर चेंज कर देता है, और जो कलर चेंज हो रहा है
ताजमहल का, ये क्वेश्चन से एग्जाम में आया हुआ है बेटा कि जो ताजमहल के पत्थर का रंग जो चेंज होता है वो अम्लीय वर्षा के कारण होता है। आपका ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, लाल किला हुआ, ये जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनके जो कलर चेंज हो जा रहे हैं उसका रीजन क्या है? अम्लीय वर्षा। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अम्लीय वर्षा है तो उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी की जो है अम्लीयता बढ़ती जा रही है। मिट्टी में जो अम्लीय और क्षारीय का जो मिश्रण था वो धीरे धीरे अम्लीय होता जा रहा है, जिससे मिट्टी की या भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। इसके लिए हमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, अलग अलग दवाइयाँ, इंसेक्टिसाइड्स यूज करने पड़ रहे हैं। तो ये इसका रीज़न भी क्या है कि मिट्टी की अम्लता जो बढ़ जाती है वो भी क्या होता है? अम्लीय वर्षा के कारण बढ़ जाती है। तो इसके ये दो प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से क्या होता है? आपके अम्लीय वर्षा का प्रभाव होता है। एक क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में आ रखा है आपका कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका नॉर्वे है, और नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो किस देश में होती है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अब इसमें क्या होता है, जो नॉर्वे जो कंट्री है या जो नॉर्वे देश है, इसमें रात को सूरज निकलता है। इस देश में से हम अपने यहाँ जो रात होती है 12 बजे के टाइम्स रात वाली, और यहाँ पर क्या होता है? सूर्य का उदय होता है। तो इसको याद रखना बस। और दूसरा दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाते हैं कि एक तो ये है कि अम्लीय वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो उसका भी ऑप्शन यही रहेगा, ओस्लो। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, और ये कई बार एग्जाम में आ रखा है। ठीक। एक आता है लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट, या हम इसको बोलते हैं लिटमस पेपर परीक्षण। ये इसमें अम्ल और क्षार की पहचान के लिए इसका यूज किया जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे हमने एक तो पीएच वैल्यू से पहचाना कि पीएच वैल्यू हम या तो दे रखी होगी या कैलकुलेट करेंगे। बाई चांस अगर आपको पीएच वैल्यू भी नहीं दे रखी है, क्वेश्चन आ जाता है कि लिटमस पेपर के बेस पे आपको क्या बताना है कि जो विलयन है अम्लीय है या क्षारीय है। तो उसके लिए दो लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, एक लाल और एक होता है नीला। ये दो लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज होती है कि अम्ल किस लिटमस पेपर को चेंज करता है और क्षार किस लिटमस पेपर को चेंज करता है। तो इसमें आपको पीएच वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि पीएच वैल्यू देख के ही आप बताओगे कि क्षार है या अम्ल है। आप उस पेपर का कलर चेंज हो जाता है तो उससे ही बता सकते हो कि विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो इसमें होता क्या है कि जो अम्ल होता है आपका, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लाल कर देता है। सेकंड रहता है आपका क्षार। तो क्षार इसका जस्ट रिवर्स करता है। जैसे अम्ल ने नीले को लाल किया है तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। नीला कर देता है। तो इसको लर्न करने का तरीका बस यही है कि अम्ल में लौ आ रहा है और बस लास्ट वाला देखिए कि एल, कि अम्ल नीले को लाल कर रहा है। तो इसमें बस अम्ल से याद रखिए, अम्ल में लौ आता है तो लाल में भी क्या आता है, लौ आता है। इसको नीले को भूल जाइए क्या होता है, तो अम्ल लाल, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, अम्ल
लाल, या अम्ल रेड इंग्लिश में अगर देखो तो, लेकिन अम्ल और लाल इसको करोगे तो क्या हो जाता है, अम्ल लाल किसे करेगा, जो नीला होगा, तो अम्ल नीले पेपर को लाल कर देता है। अब इसका जस्ट अगर एक आपको लर्न है तो दूसरा आपको इजीली हो जाता है। जब ये अम्ल नीले को लाल कर रहा है तो क्षार लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और इस टेस्ट का क्या रहता है, जैसे आपने कोई सॉल्यूशंस बनाया और आपको नहीं पता है कि वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, आपने उसमें लिटमस पेपर डाला, तो अगर आपका कलर चेंज हो रहा है, नीले से लाल हो रहा है या लाल से नीला हो रहा है, तो उस बेस पे आप उसको बताएंगे कि अम्लीय है या क्षारीय है। दूसरा, अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है कलर में, लिटमस पेपर का जो आपने अगर लाल लिटमस पेपर को उसमें डिप्ड किया है, सॉल्यूशंस में डुबोया है और उसका कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा ही रह रहा है, तो वो न्यूट्रल नहीं कहेंगे उसे। होता क्या है कि जैसे हमने कहा कि मुझे नहीं पता कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, अब नहीं पता वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसमें पहले हमने लाल लिटमस पेपर डिप्ड किया, लाल का कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये क्या है, ये अम्ल, ये सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल होगा। हो सकता है वो लाल का कलर चेंज ना कर रहा हो, लेकिन किसका कर रहा हो, नीले का कर रहा हो सकता है लाल लिटमस पेपर को टर्न चेंज नहीं कर रहा हो, नीले को चेंज कर रहा हो। ऐसा नहीं है आपने एक रेड वाला लाल वाला डिप्ट किया और लाल नीला नहीं हुआ तो आपने कहा कि न्यूट्रल है। अब जब आपको लगा कि क्षारीय नहीं है तो आपने न्यूट्रल बता दिया, तो न्यूट्रल नहीं होता। आप दूसरा लिटमस पेपर यूज करेंगे, जब लाल को नीला नहीं कर रहा है तो फिर नीले को देखेंगे लाल करेगा। तो अगर दोनों को चेंज नहीं कर रहा है तब हम कहेंगे क्या है, वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन है। ऐसा नहीं कि एक लिटमस पेपर के बेस पे आप बता दो कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। दोनों लिटमस पेपर को डिप्ट करके देखोगे, अगर दोनों के बाद चेंज नहीं आता है तब हम उसे कहेंगे उदासीन या न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका जो अम्ल और क्षार का जो पोर्शंस था, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी बेस पे पूछे जाते हैं और इन्हीं से आता है। जितना मैंने 2 लेक्चर्स इससे पहले बनाए हैं और ये लास्ट लेक्चर्स है, इसमें जो मैंने बताया है आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टिक टू जो क्वेश्चंस एग्जाम में आता है 1 लाइनर्स वाले, वो सारे के क्वेश्चन जो लिखा है वहीं से मिल जाएंगे। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में आ रखे हैं, और आप देखोगे कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें कितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और कितने नहीं मिल रहे हैं। डिक टू क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो यहाँ पर लिखाया है। पीएच वैल्यूज भी आपका किस फ्रूट्स में कौन सा या किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो भी मिलेगा। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बोलते हैं इसे। सी आपका दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, फॉर्मूले भी लिख लेना। फिर डी है आपका नाइट्रिक अम्ल, HNO3। तो जो आपकी जो बैटरी होती है उसमें जो यूज होता है, ये एसिटिक अम्ल है, ये तो यूज नहीं होता है। इसका यूज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जो एसिटिक अम्ल जो होता है किसमें होता है, सिरके में यूज होता है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि एसिटिक अम्ल का यूज कहाँ होता है, वो सिरके में होता है। तो ये यहाँ से ये सिरका आता है। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका मेनली इसका पार्टिकुलरली तो कोई यूज नहीं होता है, लेकिन इसका और इसका कॉम्बिनेशन HCl एंड HNO3 का जो कॉम्बिनेशन होता है मिक्सचर, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। उसको अम्लराज के लिए यूज किया जाता है और उसका रेशियो जो होता है वो मेन होता है। यहाँ जो हमने कहा कि बैटरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, H2SO4। जो घर में जो बैटरी यूज होती है उसी की बात हो रही है, कोई और बैटरी नहीं है। तो घर में जो हम जो तेजाब की बात करते हैं कि उसमें तेजाब कम हो गई, तेजाब डालना है, वो तेजाब कुछ नहीं होता है, वो ये सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने यहाँ आपको H2SO4 फॉर्मूला लिख दिया है, लेकिन आपको जो दिख रहा होगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ दिख रहा होगा। सल्फ्यूरिक
अम्ल, इसका नाइट्रिक अम्ल और इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कभी कभी होता क्या है, जैसे हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लर्न कर लिया और उसका फॉर्मूला लर्न नहीं किया। अब उसने क्या किया, क्वेश्चन सेम रखा है और उसने नेम ना लिख के क्या रखा है, उनका फॉर्मूला लिख दिया है। अब आप तो लर्न करके गए हो सल्फ्यूरिक अम्ल और आपको पता नहीं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तब भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो इनके फॉर्मूले भी ज़्यादा एसिड नहीं है, कुछ कॉमन एसिड्स हैं, इनके फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। और जो घरेलू बैटरी यूज होती है उसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। तो वो जनरली क्वेश्चन ये आता है कि आपका बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो है आपका सल्फ्यूरिक। इसका भी यूज बता दिया मैंने, एसिटिक अम्ल सिरके में यूज होता है और इनका जो मिक्सचर होता है वो अम्लराज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। इसमें लिखा है कि सिरका की जो प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। जो अभी बताया था मैंने क्वेश्चंस कि सिरका की जो प्रकृति अम्लीय होती है वो किसके कारण होती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लास्ट दे रखा है डी ऑप्शन आपका एसिटिक अम्ल। तो जो सिट्रिक अम्ल है जो आपका, वो तो आपका संतरे में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, मौसमी में पाया जाता है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल अभी बताया कि घरेलू बैटरियों में यूज होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका पार्टिकुलर तो कोई यूज नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शन है आपका एसिटिक अम्ल, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इसका फॉर्मूला भी लर्न कर लेना। जो एसिटिक अम्ल का वो जो फॉर्मूला होता है ये होता है CH3COOH, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके नेम से दे रखे हैं। अब अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज किया, उसने टफ बनाया क्वेश्चन पेपर, तो अगर उसने एसिटिक अम्ल नहीं लिखा और ये लिख दिया तब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इनके फॉर्मूले भी साथ साथ लर्न करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है। अभी बताया था मैंने इससे पहले कि नींबू और संतरे में क्या पाया जाता है, आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन सी राइट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच प्रदर्शित करता है। इसमें ऑप्शंस पहला दे रखा है विलयन का तापमान, सेकंड दे रखा है विलयन का बाष्प दाब, थर्ड दे रखा है विलयन की अम्लता तथा क्षारकता और लास्ट दे रखा है विलयन की आयनी शक्ति। तो पीएच क्या प्रदर्शित करता है आपका, अम्लीयता और क्षारीयता। तो इसका जो ऑप्शंस होगा आपका वो सी राइट होगा। और मैंने पीएच के बारे में एक और बताया था कि आपको पीएच जो हम निकालते हैं उसकी जो वैल्यू होती है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है ब्रैकेट, H पॉजिटिव आयंस। ये फॉर्मूला होता है पीएच निकालने का। और इसी का यूज करके सोरेनसन ने इसी का यूज करके पीएच वैल्यू निकाली और डिफरेंट एसिड की डिफरेंट पीएच वैल्यूज आई और उनको हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक का मतलब है आपका HCl। जो HCl जो अम्ल होता है उसके जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आप इसमें ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन दे रखा है 2, सेकंड दे रखा है 7, थर्ड दे रखा है आपका सी दे रखा है 12 एंड डी दे रखा है 9। इस क्वेश्चंस को करने के लिए किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी कि आपको HCl के बारे में कुछ पता है या नहीं है। उसने खुद ले रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये बताइए, सारी जो वैल्यू है 7 ये न्यूट्रल होती है, ये 7 से ऊपर जाते हैं सब क्षारीय होता है। तो इसमें कौन सी वैल्यू है जो अम्लीय है। कुछ आता नहीं भी है तब भी ये क्वेश्चन राइट होगा, क्योंकि अम्लीय इसमें ऑलरेडी खुद ही दे रखा है कि विलयन अम्लीय है। अब अम्लीय वैल्यू क्या है, एक ही तो अम्लीय वैल्यू है, बाकी तो ये उदासीन रहेगा, से न्यूट्रल बोलते हैं, और बाकी ये क्षारीय वैल्यूज रहती है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चंस में ही सब कुछ दे रखा होता है, बस आपको बस वहाँ पर फिल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है।
यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं इसको फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट दे रखा है सोडियम क्लोराइड, सेम साल्ट, नमक भी कहते हैं NaCl। और नेक्स्ट दे रखा है HCl। तो इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित के जलीय विलयन का pH मान हो सकता है। इसमें से ये जो कंपाउंड दे रखे हैं, यौगिक दे रखे हैं, इसमें आपको जलीय विलयन बनाना है और उस जलीय विलयन में आपको देखना है कि किसका pH मान होगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट है। ए होता क्या, मैंने जब एसिड और बेस की आपको डेफिनेशंस बताई थी तो उसमें बताया क्या था कि ऐसे कंपाउंड या यौगिक जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव देंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, और जो OH नेगेटिव देंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो होता क्या है उसमें कि अब जो pH वैल्यू होती है वो अम्ल और क्षार की किसी ना किसी की होगी। तो इसमें बेसिकली ये NaOH दे रखा है, इसका ऑप्शन HCl भी हो सकता है, क्योंकि HCl की भी वैल्यू क्या होती है, ये भी तो एक एसिड है, इसका भी pH मान होगा। तो हो सकता है ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी राइट ऑप्शन होगा आपका और ये भी राइट होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसका भी pH वैल्यू होगा और इसकी pH वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 के होती है। तो इसके दोनों राइट ऑप्शन होंगे। हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो गई हो कि उसमें यह कहा गया हो कि इसमें से किसके जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि किसके जलीय विलयन क्षारीय होगा। तो वो ऑप्शन आपका ये राइट होगा। अगर आपसे पूछा है कि किसके pH विलयन pH मान होगा तो इसका भी pH मान होगा और इसका भी pH मान होगा। अब इसकी बात करते हैं NaOH की। ये होता है कास्टिक सोडा, NaOH। इसका जो यूज किया जाता है आपका साबुन बनाने में यूज किया जाता है, साबुन बनाने में यूज किया जाता है। जो कोई भी साबुन हुआ, साबुन क्या होते हैं, वो काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, काफ़ी लार्ज होता है। अगर आप साबुन का फॉर्मूला देखेंगे तो आएगा C17H35CNA। ये पॉमेटिक एसिड्स होते हैं, इनकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, इसका सोडियम साल्ट बनता है। ये इसको बोलते हैं सोडियम, और ये होता है साल्ट ऑफ एसिड, क्योंकि आप इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो क्या बनेगा C17H35COOH। ये एसिड NaOH के साथ रिएक्शंस कराता है, तब जाके ये रिएक्शंस होती है। वाटर यहाँ से निकलता है, यहाँ से H और यहाँ से OH, और क्या बन जाता है, ये होता है जनरली किसका फॉर्मूला, सोप का, जिसे हम साबुन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है NaCl। इसका सबको पता होगा क्या होता है, ये साल्ट होता है, इस खाने के लिए यूज किया जाता है। खाने वाला जो नमक होता है उसका फॉर्मूला होता है ये NaCl। क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे तो ये कुछ फॉर्मूले भी आते हैं कि धावन सोडा, बेकिंग सोडा, मोहर साल्ट, पोटास एलम, जिसे हम फिटकरी कहते हैं, खाने वाले नमक का, ये जो फॉर्मूले हैं ये भी लर्न करना। तो ये जो NaCl है आपका, इसको बेसिकली हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा सोडियम क्लोराइड, और ये क्या होता है, खाने वाले नमक का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा तत्वों से बनता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा, ये आपको ब्लैंक दे रखा है, तत्वों से बनता है, तत्वों से बनता है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। ऑप्शन देखो क्या देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और क्लोरिक का मतलब होता है क्लोरीन। तो एक तो हाइड्रोजन दे रखा है तो दूसरा क्या होगा, क्लोरीन। तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है।
सिंपल है। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस भी नहीं देख रहे, सिर्फ क्वेश्चन से हो रहा है। इसके नेम से ही क्या है, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे करा दिए मैंने आपको जो आपको क्वेश्चंस में ही आंसर दे रखा है, कुछ नहीं करना है। और अगर आपसे ये भी नहीं हो पाता है तो फिर आप देख सकते हो खुद को कि कहाँ एनालाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आया हुआ है ये भी, मानव रक्त का पीएच मान होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है। पहला ऑप्शन है आपका 3, सेकंड है 7.5, 12 और क्या है 6। तो देखो इसमें मैंने बताया था कि जो मानव का जो रक्त होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। तो अगर आपको इतना भी आता है कि वो क्षारीय नेचर का होता है तो आप देख सकते हो 3 और 6 जो वैल्यू है वो क्या है, एसिड की है। तो ये 3 और 6 में तो कोई भी ऑप्शन होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा 12 और 7.5। और दूसरा ये भी आप देख सकते हो कि जो क्षारीयता होती है ब्लड की वो कम होती है, क्षारीयता जो ब्लड की होती है बहुत कम होती है। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी मैंने आपको बताया थी कि इसका क्या होता है 7.5 या 7.4, इसी रेंज में मिलेगा आपको। 7.5, 7.4, 7.3, 7.7, इससे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे। और आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप इजीली उसको आइसोलेट कर सकते हो, पहचान सकते हो कि इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार की प्रकृति है। तो इसमें लार की प्रकृति है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका उदासीन, उदासीन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका अम्लीय, थर्ड दे रखा है क्षारीय, और फोर्थ दे रखा है उभयधर्मी। उभयधर्मी तो मैंने बताया था इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखाई थी आपको कि जो लार की पीएच जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है। और उसमें यही बताया था कि लार का जो नेचर होता है या प्रकृति जो होती है वो क्या होती है। तो जो लार की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। और इसकी जो लार की जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी होती है 6.8, यानी कि इसकी जो अम्लीयता होती है बहुत कम होती है। अप्रॉक्सीमेट हम 7 पे न्यूट्रल यानी कि उदासीन मिल जाता है तो उसके पास भी होती है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है उससे ये अम्लीय होता है। अब इसमें ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक है उदासीन, एक क्षारीय और एक है अम्लीय। नेक्स्ट इसमें दे रखा है उभयधर्मी। तो उभयधर्मी जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, अम्लीय होगा तो आप पीएच से पहचानोगे, क्षारीय यही बताया, उदासीन न्यूट्रल, एक ही उभयधर्मी, इसको इंग्लिश में एम्फोटेरिक कहते हैं। तो ये ऐसे वो विलयन होते हैं जो अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। तो उन विलयनों को हम कहते हैं एम्फोटेरिक या उभयधर्मी, यानी कि ऐसे विलयन जो अम्लीय भी बनाते हैं और क्षारीय भी बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में आपके रिपीट हुए थे, इन क्वेश्चंस को कराया। ये ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अम्ल और क्षार से, और जो ये कराया ना इतना सफिशिएंट है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एग्जाम में। होता क्या है, कुछ थ्योरी भी पढ़ने लगते हैं। अब थ्योरेटिकल पढ़ के भी क्या फ़ायदा है जब इतने से काम चल रहा है। और ऐसा भी नहीं मैंने थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाया, आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही क्वेश्चंस कराए हैं। और जो मैंने प्रीवियस ईयर कोर्स कराया ये तो मैंने कराया, आप खुद से उठा के देखना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम में आ रखे हों एसिड और बेस से, वो आपको इसी से मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। अब होता क्या है, कुछ बच्चे बाहर का भी पढ़ लेते हैं कि बुक्स ले ली, अब उसमें अम्लीय पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ना क्या है, ये सब सफिशिएंट है। ये 3 लेक्चर्स वीडियो है मेरा, इसमें सफिशिएंट कराया है। आप इसका कोई भी एग्जाम दे सकते हो, और उसमें जो अम्ल और क्षार का क्वेश्चन आएगा आप 100% उसको पुटअप कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। जो कुछ पीएच वैल्यू लिखाई है उनको लर्न कर लेना, कुछ पदार्थ लिखाए हैं और मैंने लिखाया उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उनको लर्न कर लेना। और मैंने क्वेश्चंस कराया तो आप क्वेश्चंस को देख के बता सकते हो कि वही क्वेश्चंस हैं जो पढ़ाए हैं, वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम भी आपका नज़दीक आ रहा है तो उसको देखते हुए जितना शॉर्ट पढ़ोगे आप उतना बढ़िया रहेगा। होता क्या है कि हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं और वहाँ जाके पता चल रहा है एसिड वाला क्वेश्चन बेस में लगा दिया या एसिड वाला किसी और क्वेश्चन में लगा दिया, पीरियोडिक टेबल्स में चले गए। अब पता नहीं चल रहा है कि पीरियोडिक टेबल्स का क्वेश्चन है
या एसिड बेस का क्वेश्चन है। सबसे पहले एग्जाम में क्या होता है, प्रायोरिटी होती है क्वेश्चंस को पहचानना कि आपने किस टॉपिक से क्वेश्चंस लिया है। अब यही नहीं पहचान पा रहे हो कि एग्जाम में वहाँ किस टॉपिक से क्वेश्चंस आया है, तो आप यकीन मानिए आपको आता भी होगा तब भी आप नहीं कर पाओगे। अब आपने एसिड बेस पढ़ रखा है, अब आप क्वेश्चन ये हाइड्रोक्लोरिक लिखा हुआ आ गया, अब आपको यही नहीं पता है कि हाइड्रोक्लोरिक है क्या, तो आप कैसे उसको कर पाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखाए हैं, इनको आप बार बार रिपीट करिएगा। और कुछ पीएच वैल्यू मैंने बताया भी, ट्रिक भी बताई आप कैसे लर्न करना है। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस मैंने आज भी कराए हैं, दो तीन क्वेश्चंस, वो जो क्वेश्चंस था उसमें आंसर छिपा था। क्वेश्चंस का जो आंसर था वो क्वेश्चंस में ही छुपा हुआ था। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जो केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल्स के बारे में थोड़ा समराइज कराऊंगा कि पीरियोडिक टेबल्स होती क्या है। थैंक यू वेरी मच।